दोस्तों आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। J.H. पैटरसन की बुक है द मैन ईटर्स ऑफ सावो एंड अदर ईस्ट अफ्रीकन एडवेंचर्स। तो J.H. पैटरसन की जो बुक है, J.H. पैटरसन के बारे में हल्का सा बता दूं कि ये ब्रिटिश आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल थे और अफ्रीका का जो ये सावो जगह थी, यहाँ पे रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और इनकी ड्यूटी लगाई गई थी वहां पे उस कंस्ट्रक्शन काम में। जब इनकी पोस्टिंग हुई उसी टाइम पे ये जो मैन ईटर्स भाई थे, लायन दो भाई थे और बहुत बड़े साइज के थे और इनके वो नहीं थे, बाल नहीं थे, मेन नहीं थी। मीन्स साइज था इनका करीब 9 फीट के आसपास। जनरली टाइगर का साइज होता है वो। और जो साइज नापते हैं, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि साइज जब नापते हैं ना, पैक टू पैक का मतलब क्या होता है कि जब उसको मर जाता है या बेहोश टाइगर है, लेटा हुआ है, तो नाक के पास से एकदम सीधा रख के पूंछ को ऐसा लंबा करते हैं और ये नाक के वहां से लेके इंच टेप लेके और जो पूंछ है वहां तक की जो लंबाई होती है वो होती है चाहे टाइगर चाहे लायन की लंबाई। तो उसमें पूंछ भी 3 फीट के आसपास की तो करीब पूंछ होती है टाइगर के केस में, इसकी थोड़ी छोटी होती है। तो इनका साइज बहुत बड़ा था और जब इनकी ड्यूटी वहां लगाई गई उस टाइम पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और उसके बाद में वर्कर्स वहां से भागने लगे थे और वो प्रोजेक्ट बंद होने की कगार पे आ गया था। और उसके बाद फिर ये जो आगे फर्दर जो बात चलेगी अपनी, तो थोड़ा सा मैंने एक बैकग्राउंड दे दिया इनका। और ये सबसे सीनियर थे, सीनियर एज वाइज अभी तक जो हमने स्टोरीज करी है। जिम कॉर्बेट नंबर 2 पे थे एज वाइज, एंडरसन सबसे यंग थे, पैटरसन सबसे सीनियर थे। ये जो बुक मैं पढ़ रहा हूं ये 1907 में लिख दी थी उन्होंने और घटना है 1898 और 99 की। और इनकी पैटरसन की जो बुक है उसमें कई स्टोरी बहुत छोटी हैं, तो मैं कोशिश करूंगा अगर बहुत छोटी स्टोरी होगी तो 2 को मर्ज कर दूंगा। टारगेट मेरा रहेगा 25 से 30 मिनट का वीडियो बन जाए। अगर बड़ी है तो 2 पार्ट में कर दूंगा। आज पहला चैप्टर इसका स्टार्ट करते हैं जो कि है माई अराइवल टू सावो, मतलब जब पैटरसन सावो पहुंचे थे। पैटरसन बताता है कि 1 मार्च 1898 का दिन था जब ये मोम्बासा के सकरे हार्बर की तरफ बढ़ रहे थे और काफी डेंजरस लग रहा था वो, जो कि अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पर स्थित है। अब ये जो टाउन है मोम्बासा का, ये एक आइलैंड पे बना हुआ है और उस आइलैंड का नाम भी सेम नाम है। एक बहुत ही पतली सी चैनल के थ्रू मेन लैंड से जुड़ा हुआ है। वो जो पतली सी चैनल थी उसमें इनका जहाज बड़े आराम से जा रहा था। चैनल मतलब जैसे पनामा चैनल है, स्वेज नहर है, तो जिस तरह से ये एक महासागर को दूसरे महासागर से कनेक्ट करती है, तो उस तरह का एक पतला सा हार्बर से चैनल से जा रहे थे और इनको डर लग रहा था क्योंकि बहुत सकरा था, जहाज किसी भी किनारे पे टकरा सकता था। और इनका शिप चैनल के थ्रू एक पुर्तगाली किले के अंदर चला गया जो 300 साल पुराना किला था। अब इनकी आंखों के सामने जो खूबसूरत नजारे थे, नेचुरल ब्यूटी थी, उसको देख के बड़े खुश हो रहे थे। इनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी हरियाली होगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हरियाली थी और एक ओरिएंटल ग्लैमर था पूरे इलाके में, बड़ा ही सुंदर लग रहा था। और जो ओल्ड टाउन था वहां का, उस पर जब सूरज की किरणें पड़ रही थी तो वो समुद्र में बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब इसकी सपाट छतें और सफेद दीवारें जो कोकोनट और पाम के पेड़ थे उनके बीच से, और उस पर जब रोशनी पड़ रही थी सूरज की, बहुत सुंदर नजारा था। उसके पीछे जो पहाड़ियां थी उनका व्यू भी बड़ा सुंदर लग रहा था। आम के पेड़ भी थे यहाँ पे और मतलब इन्होंने सोचा नहीं था कि ये जहां जा रहे हैं इतना सुंदर होगा। अब जो बंदरगाह था उसमें बहुत सारी दाव खड़ी थी। ये एक तरह की नाव होती है, आज भी अगर दुबई आप जाओगे तो दाव क्रूज होता है, लेकिन पहले पाल वाली नाव टाइप की होती थी। मैं साइड में फोटो दिखा रहा हूं, तो बहुत सारी दाव खड़ी थी। और यहां से आज के दिन भी, यानी 1898 में, वो बोले कि अभी भी कुछ गुलाम स्मगल करके पर्शिया और अरब कंट्रीज में ले जाए जाते हैं यहां से। आपको पता है पहले गुलामी प्रथा थी, गुलाम बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, उसी के बारे में बोल रहे हैं। अब पैटरसन बोलते हैं कि उनके लिए एक आश्चर्य का विषय था कि ये जो छोटी छोटी दाव है, जो छोटी छोटी नाव है, इनके जो नेविगेटर हैं, जो इनके कैप्टन हैं या जो चला रहे हैं, वो इस समुद्र में रास्ता कैसे खोज लेते हैं, नेविगेट कैसे करते हैं। ना तो उनके पास कंपास होता है, ना ही इनके पास सेक्सटेंट होता है, तो इनको पता कैसे चलता है इनको जाना कहाँ है। और जब कभी अचानक से जो तूफान आ जाते हैं, जो कि आते ही रहते हैं ईस्टर्न सीज में, उनसे कैसे बचते हैं। मॉडर्न एज में तो नाव और जहाज को पहले ही मालूम चल जाता है कि एक तूफान आने वाला है, कितनी दूर है, सारी लोकेशन सैटेलाइट के थ्रू ट्रेस होती है। एक बार की ये बात है कि ये जा रहे थे और एक दाव खड़ी थी इंडियन ओशन के बीच में और वो बहुत ही परेशान लग रहे थे, उसके लोग डिस्ट्रेस में थे और इसका जो क्रू था वो खड़े होकर डिस्ट्रेस सिग्नल दे रहा था वहां से।
इनके जहाज के कप्तान ने स्लो किया, फिर वो अपने बोट भेजी वहां चेक करने के लिए। तो उस दाव में 4 लोग थे और ऑलमोस्ट मरने वाले थे प्यास की वजह से। इन लोगों ने किसी तरह का कोई ड्रिंक नहीं पिया था करीब कई दिनों से, मतलब समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते, इतना खारा होता है। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट इनको डिहाइड्रेशन होने वाला था। लोग बिल्कुल डिहाइड्रेटेड हो गए थे। तो इन्होंने कई पीपे पानी उनको दिया जो इनके जहाज पे था, उनकी दाव में रखने के लिए। उन्होंने पिया, नॉर्मल हुए और आगे के लिए उन्होंने रख लिया। फिर इन्होंने बताया कैसे कैसे मस्कट जाना है, क्योंकि वो अपनी नाव को लेके, दाव को लेके मस्कट जाना चाहते थे। इन्होंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की इनके शिप ने। अब बीच समुद्र में उनको छोड़ दिया था। इनको नहीं मालूम कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अब जब इनका स्टीमर अपने बंदरगाह पे पहुंचा जहां लंगर एंकर डालते हैं, तो इनके सामने जो पूरा दृश्य था, रोमांटिक दृश्य था मुंबासा का, उसने इनके ऊपर जादू कर दिया। अब इनके दिमाग में बहुत सारी घटनाएं, जो कहानियां सुनी थी वो आ गई, जो कि पायरेट, समुद्री डाकू और जो गुलामों के बारे में इन्होंने सुनी थी। और जब ये बच्चे थे तो ये ऐसी कहानियां पढ़ना बहुत पसंद करते थे। अब इनको याद आया कि ये वही जगह है जहां 1498 में वास्को डिगामा अपना रास्ता भूल गया था और भटक गया था अपने पायलट के दगे की वजह से। यहाँ जो एंट्रेंस थी वहां पे एक समुद्री रीफ थी जो समुद्र के नीचे डूबी होती चट्टान। वो उसमें जहाज को टकरा के उसको मलबे में कन्वर्ट करना चाहता था, लेकिन नेविगेटर ने टाइमली पता कर लिया और उसको फांसी पे लटका दिया, पायलट को। और पूरे टाउन को भी तोपों से उड़ा देते, लेकिन वहां के सुल्तान ने माफी मांग ली। अब जो यहाँ के टाउन की, मोम्बासा की जो मेन स्ट्रीट है, उसको वास्को डिगामा स्ट्रीट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक स्मारक भी बना हुआ है जो कि वास्को डिगामा ने खुद बनाया था अपनी यहाँ की यात्रा की याद में, जो आज भी बना हुआ है और बड़े ही दिलचस्प आकार का है। अब जैसे इनके जहाज ने एंकर डाला, वहां चारों तरफ बहुत सारी छोटी बोट्स और डोंगी टाइप की आ गई। उसमें आदमी थे और चिल्ला रहे थे। अब जिस तरह से रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो वाले या टैक्सी वाले करते हैं, उसी तरह का सीन था। और उनको एक तरह से जबरदस्ती ही वो आपस में जो झगड़ा करके कि भाई मैं ले जाऊंगा, एक बोट पे पहुंच गए। इनका उद्देश्य, जो ये ईस्ट अफ्रीका आए थे, वो ये था, इनको फॉरेन ऑफिस ने युगांडा रेलवे में अपॉइंट किया था। अब जैसे ही उतरे, इन्होंने कस्टम ऑफिसर से पूछा कि युगांडा रेलवे का रास्ता कैसे है, कहाँ पे है उसका ऑफिस। और इनको बताया कि जहां पे वो रेलवे का ऑफिस है उस जगह को बोलते हैं किलिंदिनी, जो कि करीब 3 मील की दूरी पर था, आइलैंड के दूसरी तरफ। अब इनको बताया कि वहां पे जाने के लिए घारी में जाना पड़ेगा, जो कि एक ट्रॉली थी जिसमें कि कैनोपी पे सीट्स लगी थी, जो लोहे की पटरियों पे दौड़ती थी मेन स्ट्रीट में। तांगा जो कि पटरियों पे दौड़ रहा है, जिसको कि हाँक रहे थे 2 स्वाइली बॉयज जिनके हाथ में चाबुक थे और बड़ी ही तेजी के साथ दौड़ रही थी। जहां ये पहुंचे, बहुत सारे पाम ट्रीज थे, आम के पेड़ थे और बहुत सारी लताएं भी लगी हुई थी। जब ये किलिंदिनी पहुंचे और वहां पे रेलवे ऑफिसर पहुंचे, तो इनको ज्वाइन करा लिया गया और इनको बोला कि आप यहीं रहिए, 2 दिन के अंदर फर्दर इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। अब इन्होंने अपना टेंट पिच कर लिया, जो ये घारी की जो लाइन थी, पटरी थी वहीं पे रेलवे ऑफिस के पास में, उसमें पिच कर दिया। फिर आसपास एक्सप्लोर करने लगे, कुछ अपने लिए कपड़े वगैरह ढूंढने लगे। अब ये पूरा मोम्बासा को देखने लगे। इनको लगा ये टाउन, इसका निर्माण हुआ है 1000 AD में, ये जूलियन कैलेंडर होता है। तो लेकिन यहाँ पे पर्शियन और चाइनीज डायनेस्टी के सिक्के भी मिले हैं पुराने, इजिप्ट के कुछ मूर्तियां वगैरह मिली हैं। इससे लगता है कि ये उसके पहले का टाउन है और कई सेंचुरीज पहले बना था। अब 1505 के आसपास से पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा कर लिया और जो आज एक किला बना हुआ है उन्हीं की निशानी है। ये मॉडर्न टाइम पुर्तगालियों के टाइम से शुरू होता है। ये जो किला था, इसको 1593 में बनाया गया था। इस किले का नाम रखा गया था जीसस फोर्ट। अब यहाँ पे जो पुर्तगाली शासन था वो कई उलटफेरों से बचा हुआ नहीं था। 1696 में कई अरब दाऊज ने इसको घेर लिया था। इनका मुकाबला प्लेग से भी हुआ, तो यहाँ की सेना बड़ी बहादुरी से लड़ी, लेकिन वो अरबों ने दोबारा अटैक किया और उसके बाद जितने डिफेंडर थे, उनको सबको, आदमी और औरतों को, मौत के घाट उतार दिया। और बदकिस्मती ये थी कि 2 दिन बाद ही पुर्तगालियों का बड़ा जहाज आ गया जो कि सेना लेके आया था। अगर वो 2 दिन पहले आ जाता तो इन लोगों की जानें बच जाती। उसके बाद पुर्तगालियों ने इस किले को हासिल करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन क्योंकि अंदर से सिक्योरिटी करना ज़्यादा आसान होता है, बाहर से अटैक करना मुश्किल होता है, 1728 में जनरल सैम्पायो ने इस किले पे दोबारा कब्जा कर लिया। 1 साल बाद अरबों ने फिर दोबारा कब्जा कर लिया। अब अभी करंट डेज में जब ये बुक लिख रहे थे, जब ये वहां पे थे, बोला मोम्बासा कब्जे में है सुल्तान ऑफ जंजीबार के। लेकिन ये जो सुल्तान ऑफ जंजीबार का कब्जा नॉर्मल है, क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर के अधीन है, एक लीज पे उनको मिल गया था। अभी लास्ट विद्रोह इस किले में 1895 में हुआ था, यानी जब ये बता रहे हैं उससे 3-4 साल पहले ही।
जब एक स्वाहिली मुखिया मुबारक बिन रशीद ने विद्रोह किया था, बाद में उसको हरा दिया गया और उसको दक्षिण की तरफ भगा दिया गया। मोम्बासा को शुरू से ही आइल ऑफ वार बोला जाता था कि ये एक लड़ाई का द्वीप था, यहाँ हमेशा लड़ाइयाँ होती रहीं। लेकिन अब लड़ाइयाँ बंद हो गई, अब ये तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। और क्योंकि ये युगांडा की एंट्री है, अब यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, सुई से लेके जहाज के एंकर तक सब कुछ यहाँ मिल जाता है। और जो किलिंदरी, जहाँ पे इनके रेलवे का ऑफिस था, वो आइलैंड के दूसरी तरफ था और उसके नाम का मतलब था गहरे पानी की जगह। यहाँ का जो बंदरगाह है, पोर्ट है, वो ज्यादा अच्छा है मोम्बासा के कंपैरिजन में। यहाँ जो चैनल आती है, जैसे वहां वाली सकरी चैनल थी, वैसे यहाँ की चैनल थोड़ी चौड़ी है और बड़ी बड़ी वेसल्स जो है, बड़े बड़े मतलब जो बड़ी वेसल्स हैं, जहाज हैं, वो भी अंदर आ सकते हैं। और जो यहाँ की जेट्टी है, वो डायरेक्टली जेट्टी, वो जो जहाँ पे उतरते हैं, वो डायरेक्टली रेलवे से कनेक्टेड है। तो आजकल ये वाला बंदरगाह ज्यादा यूज हो रहा है मोम्बासा के कंपैरिजन में। अब ये मोम्बासा में इंतजार कर रहे थे अपने फाइनल मार्चिंग ऑर्डर्स का कि इनको कहाँ भेजा जा रहा है, और वो दिन जल्दी ही आ गया। और इनको जो ऑर्डर मिला उसमें था इनको जाना है सावो, जो कि यहाँ से करीब 132 मील की दूरी पर था। इनको जाके वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट का काम संभालना था। अब सुबह की पहली किरण के साथ इन्होंने अपना वहां की जर्नी स्टार्ट करी एक स्पेशल ट्रेन से, जिसमें इनके साथ थे मिस्टर एंडरसन, शिकारी वाले एंडरसन नहीं, दूसरे एंडरसन, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ वर्क्स थे, और डॉक्टर मैकक्लोच, जो कि प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर थे। और क्योंकि ये नया देश था इनके लिए, तो इनको हर पूरी यात्रा इनको बड़ी सुहावनी लग रही थी। हर जगह कुछ नया देखने को मिल रहा था। अब जो मोम्बासा का आइलैंड है, जो मेनलैंड है, उससे एक स्ट्रेट ऑफ मैकुपा से अलग था। अब रेलवे को एक ब्रिज से इसको क्रॉस करना था, जो कि करीब 1 मील का 3/4 हिस्सा था। अब इसका नाम रखा गया था मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के नाम पे, जिनके टाइम पे इस प्रोजेक्ट ने जन्म लिया था। अब मेन जमीन पे पहुंचने के 20 मील के बाद इनकी ट्रेन घुसी बहुत ही सुंदर पेड़ों वाले इलाके में। और जब खिड़की से पीछे देख रहे थे, तो जो मोम्बासा और कलिंदिनी के व्यू आ रहे थे, वो भी बहुत सुंदर थे। हिंद महासागर की जो खूबसूरती थी, जो चमक थी, वो भी बहुत ही सुंदर थी। अब ये चोटी पे पहुंच गए रबाई हिल्स के, और वहां से शुरू हुआ तारू डेजर्ट। रेगिस्तान था, कुछ दूर दूर कुछ झाड़ियां थी, और चारों तरफ लाल रंग की धूल ही धूल थी। अब ये धूल कहीं भी घुस जाती थी, और यहाँ सब कुछ दिखता था, जानवर नहीं दिखते थे। जो होते भी थे वो झाड़ियों के पीछे छुपे होते थे। अब इनको कुछ जानवर मिले जो कि झाड़ियों में नहीं छुपे थे, और वहां के जो लोकल निवासी थे, वा नाइका, जिनको भी बोला जाता था जंगल के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ विल्डरनेस। अब मांगू पे जब ये पूरे 80 मील चलने के बाद उस डेजर्ट के किनारे पे आ गए, तो नजारा थोड़ा बदला, लेकिन वो इतना ही बदला था कि धूल का रंग चेंज हो गया था। थोड़ी देर पर इनको एक शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच दिखा, जो कि ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा था, और ऐसा लग रहा था इनके साथ रेस लगा रहा है। अब डॉक्टर मैक्लो ने अपनी बंदूक उठाई और उसको गोली मार दी। अब ये लोग चिल्ला रहे थे इंजन ड्राइवर को कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, उसको ध्यान नहीं दे रहा था। बड़ी देर बाद उसका ध्यान गया और उसने रोका, फिर गाड़ी को वापस बैक करके लाए जहां वो शुतुरमुर्ग मारा गया था। और जब इन्होंने देखा तो बहुत ही बड़ा शुतुरमुर्ग था, एवरेज साइज से बहुत बड़ा था, और इनको बड़ी मुश्किल हुई उसको ट्रेन पे चढ़ाने के लिए। और जैसे ही ये वो ही पहुंचे, जो कि करीब 100 मील दूर था किनारे से, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेशन था यहाँ का। अब ये रुके थोड़ी देर के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क का जायजा लेने के लिए। फिर उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी आगे के लिए, और जब आगे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो लैंडस्केप है अब चेंज हो गया है, वो धूल धक्कड़ से इनको मुक्ति मिली। अब इस जगह को बोलते थे एनबी। अब यहाँ से रेलवे लाइन घने जंगलों के बीच से जाती थी। अब ये बड़ा इनको इन्वाइट कर रहा था, क्योंकि अभी जो रेगिस्तान से निकल के आए थे, तो इनकी आंख को बड़ा सुकून मिल रहा था। अब इनको साउथ में एंदी रेंजेस ऑफ माउंटेन दिख रहा था, जिसके नाम पे जगह का नाम था। ये जगह थी वाताइया लोगों की, और इनके दाहिने हाथ के साइड में ढलान थी, उसका नाम था एंडुंगू। यहां से इनकी जर्नी काफी स्लो चल रही थी, क्योंकि इनको बार बार रुकना पड़ रहा था कंस्ट्रक्शन वर्क को देखने के लिए। अब शाम ढले तक ये पहुंच गए सावो। रात को ये सोए एक ताड़ के पत्तों की बनी हुई हट में, जिसको कि पिछले किसी ट्रैवलर ने बनाया था, और इस टाइम पे वो खाली थी। ये थोड़ी टूटी फूटी थी, इसमें दरवाजा भी नहीं था, छत भी टूटी थी। जब ये अपने बेड में सो रहे थे, तो छत से इनको आसमान के तारे दिख रहे थे। अभी इनको नहीं पता था कि इनके साथ कौन सा एडवेंचर होने वाला है पड़ोस में ही। अगर इनको पता होता कि 2 खतरनाक शेर वहां घूम रहे हैं लोगों को निगलने के लिए, तो वो शांति के साथ सो नहीं पाते। सुबह उठते ही ये बड़े उत्सुक थे आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। जब ये अपनी हट से बाहर आए, तो इनको लगा चारों तरफ घने जंगल के बीच में है। अब पास में एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसके ऊपर गए तो देखा पूरा इलाका झाड़ियों से और हल्की ग्रोथ वाले पेड़ों से कवर्ड है।
केवल साफ जगह कहीं दिख रही थी तो वो जो रेलवे लाइन बिछी थी उतना एरिया साफ दिख रहा था। अब ये जो पूरा एरिया था नायका का, ये गेहूं रंग के पत्तों वाले या बिना पत्तों के पेड़ों का था और एकदम धूप जैसा नजारा इसमें दिखता था। और वहीं पे एक छोटा सा रिज था जिसमें कि लाल रंग की, गहरे लाल रंग की चट्टाने थी। अब वो जो ढलान थी एनडुंगू की, वो इनके साइड में थी। जो किलिमंजारो की चोटी थी, जो एक फेमस ज्वालामुखी है, उसके ऊपर बर्फ लदी हुई थी और उसकी चोटी दिख रही थी। वहीं पास में एक नदी थी, उसका नाम था सावो, जिसके नाम पे इस जगह का नाम रखा गया था। अब ये स्विफ्टली फ्लो करने वाली नदी थी जो हमेशा ठंडी रहती थी और हमेशा बहती रहती थी। और ईस्ट अफ्रीका में जो हरे भरे पेड़ हैं वो इसी नदी की देन है। अब जब इन्होंने रफ आइडिया ले लिया पूरे इलाके का, तब इन्होंने डिसाइड किया कि अब यहाँ रहने की तैयारी की जाए इस आउट ऑफ द वे प्लेस पे। अब इनके आदमियों ने इनका टेंट पिच किया उस जगह से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं था जहां ये पिछली रात को सोए थे, और जो वर्क्समैन का कैंप था वो भी नजदीकी था। रेल की जो पटरी थी वो वेस्टर्न साइड ऑफ द रिवर पहुंच गई थी, उस नदी के पश्चिमी तरफ पहुंच गई थी, और इंडियन कुलीज बुलाए गए थे काम करने के लिए और उनका वहां पे टेंट पिच किया गया था। एक्चुअली यहाँ पे जो इंडियन कुली वर्ड यूज किया है वो इंडियंस के लिए पहले यूज किया जाता था। जब गांधी जी को भी साउथ अफ्रीकन ट्रेन से नीचे उतारा गया था तो ये बोला था कि कुली तुम उतर जाओ, तो वो इंडियन कुली नहीं थे, इंडियंस थे, इंडियन वर्कर थे जिनका वहां पे कैंप था। इनकी बुक में लिखा है इंडियन कुली वर्ड। अब क्योंकि लाइन का काम तेजी से चालू था तो एक डाइवर्जन बना दिया था ब्रिज पे, ताकि काम भी चले और रेलवे भी चले। सावो से 30 मील इस तरफ 30 मील इस तरफ एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना पैटरसन का काम था। अब इन्होंने एक जनरल सर्वे किया कि क्या क्या काम करना है और फिर कितनी लेबर चाहिए, उसके लिए इन्होंने लेटर लिखा। क्या क्या टूल चाहिए, क्या क्या मटेरियल चाहिए, वो भी लिखा इन्होंने कालिंदी के अपने हेडक्वार्टर्स को। बड़ी जल्दी ही वर्क फोर्स आ गई और बड़ी जल्दी ही हथौड़ा मारने और काम करने की आवाजें आने लगी। दोस्तों ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ माई अराइवल एट सावो, ये पैटरसन की जो अराइवल थी। सेकंड चैप्टर होगा द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मैन ईटर्स। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।